आप हमारी इस आवाज को बुलंद करने यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के संरक्षक मनीष गोनियाल जी, हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई राम कंडवाल जी, हमारे सचिव साहब जो हैं भाई नितिन बुढ़ाकोटी जी, हमारे बेरोजगार संघ के संरक्षक कैप्टन श्री भरत सिंह रावत जी, हमारे कार्यकारिणी सदस्य भाई अखिल तोमर जी और तमाम साथी हमारे जो सहयोगी यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज का जो विषय है वो बड़ा चिंतित करने वाला विषय है। आज का जो विषय है वो उन चेहरों को बेनकाब करने का विषय है जिन चेहरों ने उत्तराखंड के 23 वर्षों के इतिहास में इस उत्तराखंड को चील कौवों की तरह इसको नोच लिया है। आज बड़े दुखी मन से यह कहना पड़ रहा है कि जिस राज्य को बनाने के लिए 42 से अधिक शहादतें हुई हो, जिस राज्य को बनाने के लिए हमारी माताओं और बहनों की अस्मिता दांव पर लगी हो, उस राज्य को आज हमारे द्वारा चुनी जा रही सरकारों द्वारा किस प्रकार से कौवे और चील की तरह उन्हें नोचा जा रहा है। इस राज्य की स्थिति आज इतनी दयनीय हो गई है कि अगर इस मामले की बात करो, जो मामला आज आप प्रदेशवासियों के सामने लेकर आया हूं, वो मामला एसडीएम के पदों पर हुई नियम विरुद्ध नियुक्तियों का है। हमने तमाम घोटाले उजागर किए, हमने चपरासी के पदों के घोटाले भी उजागर किए, हमने बाबुओं के पदों पर भी घोटाले उजागर किए, हमने टीचरों के पदों पर, वीडियो बीपीडीओ तमाम पदों पर घोटाले उजागर किए। परंतु आज ये सुनकर, ये देखकर, ये जितने साक्ष्य हमारे पास हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि प्रदेश के भीतर सबसे बड़ी परीक्षा पीसीएस जिसे हम कहते हैं, एक संवैधानिक बॉडी उसका आयोजन करती है, एक लोक सेवा आयोग जिसे हम कहते हैं, पर उन परीक्षाओं में इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े पद पर, प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में एसडीएम के पदों में नियम विरुद्ध नियुक्तियां हो जाती है। ये खेल अपने आप में बड़ा निराला है। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि ये जो नियुक्तियां हुई है, एसडीएम के पदों पर नियम विरुद्ध जो नियुक्तियां हुई है, मैं उस चीज का जो पूरा विषय है उसे आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं बात कर रहा हूं पीसीएस 2012 में एक विज्ञप्ति निकलती है। वो विज्ञप्ति पीसीएस 2012 में जब निकलती है तो मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि ये 2012 में, ये 13 से 19 जुलाई 2012, 2 डेटें इसमें दी गई है। ये 2012 को विज्ञप्ति निकलती है और उस विज्ञप्ति में एसडीएम के 16 पद होते हैं। ये उनका रोस्टर है और ये कोई मैं अपने घर से उठाकर नहीं लाया हूं, ये आरटीआई के द्वारा हमने हासिल किया है और इसमें ये मोहर भी लगी हुई है कि ये इन्होंने हमें दिया है। इसमें एसडीएम के लिए 16 पद होते हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए पद बांटे जाते हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिक का एक पद दिया जाता है। अब उत्तराखंड में परीक्षाओं का जो प्रचलन है वो तो यह है कि एक परीक्षा कम से कम 4 से 5 साल लेती है और तब जाके वो कंप्लीट होती है। इसी बीच वही विज्ञप्ति 2014 में संशोधित हो जाती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उसमें संशोधन करता है, उत्तराखंड शासन, उत्तराखंड सरकार उसमें संशोधन करती है। आप देखेंगे कि देहरादून दिनांक 2 जून 2014 को यह संशोधन होता है। उस विज्ञप्ति में संशोधन होने के बाद पद तो 16 ही एसडीएम के रहते हैं, परंतु जो रोस्टर है उसमें चेंज हो जाता है। उस रोस्टर में एसडीएम के 16 पद हैं, परंतु जो भूतपूर्व सैनिक के लिए एक पद रखा गया था वो भी समाप्त कर दिया जाता है, जिस कारण कि भूतपूर्व सैनिक के 0 पद हो जाते हैं। अब बात यह है कि जब विज्ञप्ति निकली और जब संशोधित हुई, उसके बाद 16 एसडीएम हमारे प्रदेश को मिलने थे। 16 एसडीएमओ में ओबीसी, जनरल वगैरह जो जो सीटें बांटी गई थी उस हिसाब से मिलने थे। अब यहां पर जो मामला है वो ये है कि लोक सेवा आयोग द्वारा ये भ्रष्टाचार किया जाता है।
जिस कैटेगरी का कोई पद नहीं है, उस कैटेगरी के व्यक्ति को, मैं बात भूतपूर्व सैनिक की कर रहा हूं, भूतपूर्व सैनिक को एसडीएम का पद दिया जाता है, और वो भी उस भूतपूर्व सैनिक को किया जाता है जिससे अधिक अन्य जो भूतपूर्व सैनिक जो पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है, जिसके सबसे कम नंबर थे, उन्हें वो पद दिया जाता है। एसडीएम का इतना बड़ा पद, उसके बाद जिसके कम नंबर है उसे नियुक्ति देना, यह दर्शाता है कि लोक सेवा आयोग के अंदर करोड़ों रुपए का खेल ऐसे पदों के लिए चल रहा था। अभी कहानी बहुत बड़ी है, कहानी में इंटरेस्ट आएगा। अब जब लोक सेवा आयोग इन्हें नियुक्ति देता है, तो उसके उपरांत क्या होता है कि जो व्यक्ति इससे प्रभावित होता है, जिस व्यक्ति के 31 नंबर व्यक्ति से ज्यादा होते हैं, वो कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में वो जाते हैं और एक रिट डालते हैं कि मुझसे कम नंबर वाले को कैसे एसडीएम बना दिया, मैं योग्य था, मेरे नंबर ज्यादा थे, इसलिए मुझे वो पद मिलना चाहिए था। कोर्ट ने जब सारी चीजें देखी, तो कोर्ट ने वास्तव में देखा कि हाँ, इस व्यक्ति के ये वो कोटा पूरा करता है जिस कोटे के लिए ये मांग रहा है। दूसरी बात, ये 31 नंबर इससे ज्यादा रखता है, तो इसको क्यों ना मिले। वो हाईकोर्ट ने आदेश किया कि एसडीएम जो नियुक्त किए गए हैं मनीष बिष्ट जी, उनको उस पद से हटाकर सुधीर कुमार जी को नियुक्ति दी जाए। यह प्रक्रिया कोर्ट में चलेगी, और कोर्ट के बाद कोर्ट ने जजमेंट दिया, मनीष बिष्ट को हटाया जाए और सुधीर कुमार को अंदर लाया जाए। आयोग को ये बात गले से उतरती नहीं है। आयोग फिर उसमें रिव्यू पिटीशन में जाता है और रिव्यू पिटीशन डालता है, परंतु हाई कोर्ट रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर देता है और कहता है कि जो हमने कहा मनीष बिष्ट को बाहर करके सुधीर कुमार को नियुक्ति दी जाए तो करो। उसके उपरांत लोक सेवा आयोग मनीष बिष्ट को बाहर करके फिर सुधीर कुमार को नियुक्ति देता है। और अब देखिए आगे क्या होता है। ये जब चीजें हुई, ये जब मामले हुए, इसके बाद अगर 2012 से देखें तो कांग्रेस सरकार भी थी, परंतु 17 में ये मामला, जो 18 और 19 में यह मामला कोर्ट से जब उसमें आया, जजमेंट में आया, क्योंकि 17 में पीसीएस का रिजल्ट निकला था और 18 में नियुक्ति हुई, तो 18 में यह जजमेंट सुधीर कुमार ले आए कि मुझे नियुक्ति दे, और उन्हें दी गई कोर्ट के द्वारा। परंतु अब दुर्भाग्य यह है कि जो एसडीएम को जो बाहर कर दिया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुधीर कुमार जिन्हें हाई कोर्ट ने नियुक्ति दी है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। उन्होंने कहा कि जिन्हें नियुक्ति दी है उन्हें एक बार नोटिस देकर उनको नोटिस भेजा जाए, और जो हमारा जो डिसीजन है अभी हाई कोर्ट का, उसे यथावत तब तक रखा जाए जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है। ये बात जब चलती है, अब ये देखिए कि खेल कहां पर होता है। सुप्रीम कोर्ट से ये चीजें चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। त्रिवेंद्र जी का कार्यकाल रहता है। त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल में पूरी फाइल चलती है। जिन फाइलों के ये साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, जो कैबिनेट के जो मिनट्स वगैरह हैं, वो हमारे पास है। त्रिवेंद्र जी की उसमें भी चलते हैं। त्रिवेंद्र जी की मैं इस जगह पर तारीफ करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आपने जो गलत था वो गलत, उसको गलत कहा, जो सही था सही कहा। उन्होंने ऐसी नियुक्ति पर रोक लगाई, उन्होंने कभी ऐसी नियुक्ति नहीं की। मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि त्रिवेंद्र राव जी के समय ये फाइल कैबिनेट में गई थी, मुख्य सचिव के पास भी गई थी, जिसमें कि ये साफ तौर पर, अमित नेगी वित्त सचिव थे, उन्होंने भी साफ तौर पर ये लिख दिया था कि डिस्कस माई लाइन ऑफ टू, ये कैबिनेट के लिए उन्होंने कहा था कैबिनेट में ले जाया जाए, अमित नेगी जी ने। आज वो शायद सेंटर में चले गए हैं, परंतु उसके बाद भी खुद मुख्य सचिव ने, उस समय जो मुख्य सचिव थे, उन्होंने कहा कि ये मामला अभी इस मामले को अभी यहां ना लाया जाए, इसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, यह मुख्य सचिव का भी कहना है। परंतु अब मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसा क्या हो गया। अब बात आती है हमारे उत्तराखंड के यशस्वी और युवा मुख्यमंत्री धामी जी के कार्यकाल की। अब 17 से लेकर मामला अभी तक चलता आया था। धामी जी जब उत्तराखंड प्रदेश की कमान संभालते हैं 2021 में,
तो उनके यहां पर ये फाइल बड़े तेजी से आगे बढ़ती है। ये बड़ा मामला है और ये मैं कहना चाहता हूं कि जब धामी जी आते हैं, ये मैं आपको डेट भी बता देता हूं, तो ये बड़े तेजी से फाइल आगे बढ़ती है। उस फाइल में ये देखना पड़ेगा कि भाई जब ये नियम विरुद्ध नियुक्तियां हुई थी, जब कोर्ट ने कह दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि धामी जी ने कैबिनेट में ये मामला रखवाया, कैबिनेट में मामला रखवाया, उससे पहले जो मनीष बिष्ट थे उन्होंने अपने प्रत्यावेदन दिए, उन्होंने ये कहा कि मुझे नियुक्ति दी जाए, मेरा इस प्रकार से हनन हो रहा, मैं एसडीएम था, मुझे हटाया गया, बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी। तो शासन के द्वारा ये कहा गया था, शासन के द्वारा कहा गया था कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि एसडीएम जैसे पदों पर आप सीधे रिक्रूटमेंट कर दें, सीधे नियुक्ति कर दें, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये शासन के पहले कहने का मतलब यह है कि जब शासन पहले 19-20 में था तो उनका ये कहना था, परंतु जब धामी जी आए तो ये काम बड़े आसानी से आगे बढ़ा और उसमें जो मनीष बिष्ट हैं उन्हें हमारे विश्वसनीय सूत्रों से हमारे संज्ञान में यह भी बात आई है कि करोड़ों की लेन देन होकर इस एसडीएम के पद पर दोबारा उन्हें बिठाया गया है। यह मैं कह रहा हूं क्योंकि जब बात आगे बढ़ेगी तो खुद ना खुद कहीं पे मुझे लगता है कि पूरी कैबिनेट भी फंसेगी, मुख्यमंत्री धामी जी खुद भी फंसेंगे और जिन्होंने ये नियुक्ति ली है मनीष बिष्ट ने वो भी फंसेंगे। वो इसलिए फंसेंगे क्योंकि ये इन्हें भी पता है, ये आयोग को भी पता है, शासन को भी पता है, क्योंकि जो भूतपूर्व सैनिक की जो नियमावली कहती है वो ये, उसमें यह नियम है कि कोई भी भूतपूर्व सैनिक अपने उस एक्स सर्विसमैन कोटे का फायदा केवल सरकारी नौकरी में एक बार लेगा और ये सब इन्हें पता है। ये शासन के कागज है और इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें लिखा गया है, यह भी उल्लेखित किया गया कि उनकी विधिवत चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर आयोग द्वारा किया था। डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति से पूर्व लोक सेवा आयोग से ही चयनित होकर उप शिक्षाधिकारी के पद पर कार्यरत थे एवं उससे पूर्व शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। ये पता आयोग को है, ये पता शासन को है, ये सबको है कि इन्होंने एक्स सर्विसमैन का कोटा पहले ले चुके हैं। उसके बाद भी हमारी कैबिनेट, हमारी सरकार, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ ठोस पैरवी करनी चाहिए थी कि नहीं ये गलत है, उन लोगों ने किस शर्त पर मनीष बिष्ट को नियुक्ति दी कि आप सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लीजिए, आपको एसडीएम बना दिया जाता है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये प्रावधान सबके लिए हैं तो उत्तराखंड बनने के बाद से कितने मुख्यमंत्री हुए हैं? क्या सभी मुख्यमंत्रियों ने ऐसे एसडीएम बनाए हैं? अगर ये प्रावधान सभी के लिए हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बॉबी पंवार या बॉबी पंवार जैसे लोग जो तैयारी कर रहे थे, जो परीक्षाएं दे रहे हैं, उन परीक्षाओं में बाहर होने के बाद भी वो शासन को लिखेंगे कि हमें नियुक्ति दी जाए। क्या शासन नियुक्ति देगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि एलटी कला के छात्रों को लगातार 2 सालों से घुमाया जा रहा है क्योंकि उनको हाईकोर्ट ने दिया था कि भाई बीएड जो वाले हैं वही एलिजिबल है, बाकी लोगों को बाहर कर दो। उस पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वहां पर ना तो पैसा मिलने वाला है और ना वहां पर नेताओं की बेटी बहुएं हैं। इन लोगों ने ऐसी भर्तियां जो पूरी जो एजेंसी जो आरएमएस कंपनी थी उस कंपनी के द्वारा कराई गई और उसका मालिक जेल में है और उसके द्वारा करवाई गई आधी भर्तियों को कैंसिल किया और आधी ऐसी भर्तियां जिसमें ज्यादातर आवेदन नेताओं के घर से उनकी बहुओं और बेटियों के होते हैं, उन भर्तियों को बचाया गया। यह इनकी पारदर्शी नीति है। मैं कहना चाहता हूं कि जो कैबिनेट में फैसले होने चाहिए वो नहीं होते। अगर बात करूं चिकित्सा अधिकारी, जो हमारे चिकित्सा अधिकारी जो उत्तराखंड ये चिकित्सा परिषद ने जो करवाया था, उसमें जिसमें 13 नंबर के में चंदन राम दास जी की बेटी का सिलेक्शन हुआ, उसमें अगर उसका जो विज्ञापन था उसमें जो परीक्षा को लेकर जो मानक तय होने थे वो मानक कैबिनेट में डिस्कस होने चाहिए थे, परंतु उसे कैबिनेट में डिस्कस नहीं करेंगे। वो केवल सचिव ने लिख दिया कि 40 नंबर का एकेडमिक होगा और 60 नंबर का इंटरव्यू होगा। ये हाल इन लोगों के हैं और ये हाल इसलिए है कि धामी जी को लगता है कि उनको जनता ने हरा दिया था, फिर भी वो मुख्यमंत्री बने।
उन्हें यही लगता है कि चलो कोई बंदा अगर परीक्षा में बाहर हो रहा तो उसको फिर नियुक्ति मिलनी चाहिए। वो अपना मेथड अपने उस पर लगा रहे हैं। अब आज प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार के घेरे में है। आज हम न्याय की गुहार लगाएं तो लगाएं किससे? अगर प्रदेश के अंदर इतने बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है, खुद जिस मुखिया के पास हमें कार्रवाई करने जाना था वो खुद मुखिया इस पर संलिप्त है और उनके द्वारा इस प्रकार की नियुक्तियां की गई है, तो आज उत्तराखंड बेरोजगार संघ या उत्तराखंड का युवा किसके पास गुहार लगाएगा? हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इस प्रकार जो नियमावलियां चेंज करके या इस प्रकार के नियमावलियों को ताक पर रखकर जो काम किए जा रहे हैं प्रदेश के अंदर, वो बड़ा दुर्भाग्य है। और वो भी उस प्रदेश में जिस प्रदेश को बनाने के लिए बलियां दी गई हो, जो शहादतें दी गई हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आज साबित हो चुका है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है और यह साबित हो गया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ 304 दिनों से एकता बिहार धरना स्थल पर बैठा है, इस उम्मीद से बैठा है कि उत्तराखंड में अगर भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच होगी तब जाके यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता उनके गले तक ये सीबीआई हाथ पहुंचा पाएगी। परंतु सीबीआई ना लाने का सबसे बड़ा कारण आज पता लग गया है। ये मीडिया बंधुओं को मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री धामी सीबीआई क्यों नहीं लाना चाह रहे हैं? सीबीआई इसलिए नहीं लाना चाह रहे हैं कि उन्होंने खुद कुकृत्य किया है। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा और प्रदेश के सबसे बड़े परीक्षा से चयनित होने वाले सबसे बड़े पद पर उन्होंने ऐसी नियुक्तियां की है, नियम विरुद्ध नियुक्तियां की है, अवैध नियुक्तियां की है। आज जब खुद मुख्यमंत्री कटघरे में खड़े तो उनकी जांच कौन करेगा? मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी से कहना चाहूंगा, अगर इस बात को वो सुनेंगे, वैसे हम लेटर भी उनके पास पहुंचाएंगे। देखिए, आपके सरकार में बैठे मुखिया तो भ्रष्टाचार की उसमें फंस गए हैं, परंतु आपसे उम्मीद लगाई जाती है कि आप लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव, पूरी कैबिनेट में जिन मंत्रियों के इशारे पर यह हुआ है, खुद मुख्यमंत्री जो इसमें संलिप्तता जिनकी आ रही है, उनके खिलाफ आप जांच के आदेश दीजिए और कड़ी कार्रवाई कीजिए। दूसरी बात, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा अपने माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल से कि आप इन युवाओं की आवाज को जरूर सुने। जो युवा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, जिनकी भर्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, उसमें माननीय न्यायालय से प्रार्थना करूंगा कि आप स्वतः संज्ञान लें कि भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच क्यों जरूरी है और सरकार भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाना चाहती है। जिस सरकार का मुखिया ही भर्ती घोटालों जैसे प्रकरण में ये सामने चीजें आ रही है सम्मिलित हो, वो कैसे सीबीआई जांच करवाएगा? अब दूसरी बात यह है, मुझसे यह भी पूछेंगे कि भाई कैसे इन्होंने पहले कोटा ले लिया है। ये 2010 पीसीएस का ये रिजल्ट है और इस 2010 के पीसीएस के रिजल्ट में मैं आप लोगों को बता दूं तो इसमें ये 80 नंबर पे मनीष बिष्ट जनरल एक्स सर्विसमैन, यहां भी एक्स सर्विसमैन का कोटा लिया हुआ है। जब एक्स सर्विसमैन नियमावली में यह लिखा गया है कोई भी एक्स सर्विसमैन सरकारी नौकरी में एक ही बार वो एक्स सर्विसमैन का कोटा ले पाएगा, तो ये 3-3 बार कैसे कोटे लिए जा रहे हैं? और ये हमारा घर का डॉक्यूमेंट नहीं है, इसमें आप खुद लिख रहे हैं कि आपको पता है कि उन्होंने एलटी में वो पहले एलटी टीचर थे, फिर उसके बाद वो पीसीएस के थ्रू खंड शिक्षा अधिकारी गए और अब तुमने उसे एसडीएम बना दिया। और ये इसलिए जरूरी है, बहन अंकिता प्रकरण जैसे जो कांड हुआ वहां पर आजकल जो चीजें सामने आ रही है, कोर्ट में जब चीजें रखी जा रही है, जब बयानबाजी हो रही है, वहां पर सबसे बड़ा दोषी पहले एसडीएम को ठहराया गया है। जब इस प्रकार के व्यक्तियों को, नियम विरुद्ध नियुक्तियों को अवैध नियुक्तियां करके एसडीएम बनाए जाएंगे, वही एसडीएम कल हमारी किसी जांच समिति गठित की जाती है और उसको वो हेड होते हैं। अगर किसी नेता के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा कोई एसडीएम अपनी उस पर बनाया जाता है तो उनकी रहमो करम पर वो कुछ भी आगे करने को तैयार है, वो जांचों को इधर से उधर करने के लिए तैयार है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दुर्भाग्य हम सबका है कि इतना कुछ सामने आने के बाद भी उत्तराखंड प्रदेश में भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच ना होना, यह दर्शाता है कि खुद पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट, मुख्यमंत्री खुद इसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। और हम दावे के साथ कहते हैं हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, और हम दावे के साथ कहते हैं कि ये किसी कैबिनेट को अधिकार नहीं है कि किसी को एसडीएम बना दे।
अगर इस प्रकार का प्रावधान होता तो एसडीएम के कभी पद नहीं निकलते। आज मैं मुख्यमंत्री बना, मैं एसडीएम बना देता 10, कल कोई और मुख्यमंत्री बनता, वो एसडीएम बना देते 10। कुल मिलाकर बात यह है कि उत्तराखंड सरकार उन लाचार युवाओं को जो 304 दिनों से धरने पर बैठे कि उत्तराखंड में सीबीआई भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसीलिए नहीं कराना चाह रहे हैं क्योंकि आज इनका यह चिट्ठा सामने आया कि ये खुद संलिप्त है। और आज भी मैं ये कहना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग में गोपन और अति गोपन के अधिकारी पकड़े गए, परंतु बावजूद उसके लोक सेवा आयोग के भीतर रत्ती भर जांच नहीं हुई। लोक सेवा आयोग के भीतर जांच ना होने का मतलब है कि अभी भी वहां पर चीजें चल रही है, अभी भी वहां पर भ्रष्टाचार चल रहा है। जब तक आप उसकी सफाई नहीं करोगे तब तक आप यहां के युवाओं को न्याय नहीं दिला सकते। और यह बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, तेज तर्रार मुख्यमंत्री चुनावी मंचों में अनेकों प्रदेशों में जाते हैं और कहते हैं उत्तराखंड में सबसे सख्त नकल रोधी कानून उन्होंने लागू किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का सख्त नकल रोधी कानून, अगर इस प्रकार से आप एसडीएम बनाते रहे, इस प्रकार से आप नौकरी देते रहे, तो सख्त नकल रोधी कानून की तो जरूरत ही नहीं है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एक बार पुनः आप सभी मीडिया बंधुओं का, और एक बार आप लोगों से भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये इस गंभीर विषय को अपने स्तर से जितना हो सके आप इससे आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस प्रकार के कृत्य जब खुद मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट करने लगे तो मुझे लगता है कि प्रदेश गलत दिशा में जा रहा है और उसे सही दिशा में लाने के लिए हम जैसे लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, आप जैसे लोगों को उस चीज को दिखाना पड़ेगा, और आप जैसे लोगों को, आप जैसे जो लोग हैं वो अगर पत्रकारिता सही से करेंगे तब जाकर इस प्रदेश को सही दिशा में लाया जा सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।